हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सबसे पहले सीजीपीएससी ई पाठशाला के सभी सब्सक्राइबर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के जीवन में एक नई खुशियां लेकर के आए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप में से अधिकांश अभ्यर्थी जो कि पीएससी और व्यापम की तैयारियां कर रहे हैं, वे आने वाले समय में किसी एक शासकीय पद पर चयनित होकर के अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का यह टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 16 से 31 अक्टूबर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा सीजीपीएससी प्री यानी कि राज्य सेवा भर्ती परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये टेस्ट कंडक्ट होंगे हमारे मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ ई पाठशाला में। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। टेस्ट स्टार्ट होने वाला है आपका 20 नवंबर 2024 से। ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होंगे। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कितनी रैंकिंग है, यह आपको मोबाइल ऐप में पता चल जाएगा। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का व्याख्यात्मक उत्तर भी आपको मोबाइल ऐप में मिलेगा। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हर एक टेस्ट का एक पीडीएफ फाइल व्याख्यात्मक उत्तर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना, यहां पे नाम नहीं लिखा है इसलिए अलग से लिख रहा हूं, संजीव खन्ना जी को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का या सुप्रीम कोर्ट का बोल सकते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जस्टिस संजीव खन्ना जी को। यह कार्यकाल के आधार पर हमारे भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, 51 नंबर, ठीक है। ये जो है हमारे भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा 11 नवंबर 2024 से तथा इनका कार्यकाल समाप्त होगा 31 मई 2025 को। मात्र 7 माह के लिए यह सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ठीक। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। तो ये संवैधानिक प्रावधान से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जीएस का पोर्शन है, इसे भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 124 में। जस्टिस संजीव खन्ना यह स्थान लेंगे या ले चुके हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनके स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़। 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके जस्टिस संजीव खन्ना। इस क्रमांक को याद रखिएगा ना, क्रमांक से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना कार्यकाल के आधार पर किस क्रमांक के हैं, तो यह 51 नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124। इनका नामांकनकर्ता कौन थे? नामांकनकर्ता का मतलब, जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ क्या है, वरिष्ठता के आधार पर भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या बोला जा रहा है, वरिष्ठता के आधार पर भारत के वर्तमान यानी कि तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, जैसे कि आपके DY चंद्रचूड़ जी, जब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो अपने पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर किसी एक जज का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करते हैं, यानी कि उनके नाम का प्रस्ताव भेजते हैं और इनके प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने जस्टिस संजीव खन्ना के नाम को प्रस्तावित किया, जिस आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, जितने पॉइंट दिए गए हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, सभी को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइक्लोन दाना या साइक्लोन डाना। साइक्लोन दाना की उत्पत्ति बंगाल के खाड़ी से हुई। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि साइक्लोन डाना की उत्पत्ति या चक्रवाती तूफान डाना की उत्पत्ति कहां से हुई? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, अरब सागर से या खंबात की खाड़ी से? तो कहां से हुआ? बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन डाना की उत्पत्ति हुई। यह टकराया हमारे भारत देश के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों से। ठीक है, आपके बंगाली खाड़ी से लगे हुए हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही दो आपके राज्य हुए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस चक्रवाती तूफान या साइक्लोन का नाम दाना या डाना किसके द्वारा रखा गया? तो इसका नामकरण किया गया कतर के द्वारा, कतर देश के द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम आपका रखा गया डाना। ठीक, अगर हम बात करें डाना का अर्थ क्या है? डाना एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उदारता, सबसे उत्तम आकार का, मूल्यवान या सुंदर मोती। अलग अलग आपके इंटरनेट के स्रोतों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा सभी के नाम को एक बार याद रख लेना। इसका एक जगह नाम दिया गया है उदारता, सबसे उत्तम आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती, ये दाना के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, नामकरण किसने किया, उत्पत्ति कहां से हुई, प्रभावित राज्य कौन से है, ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। अगर हम बात करें ये वर्ष 2024 की, तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला वर्ष 2024 का पहला चक्रवात था रेमल। ठीक है, मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराया था। रेमल का नामकरण, रेमल का नाम जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है, ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया था। और दूसरा, अरब सागर में उत्पन्न होने वाला वर्ष 2024 का पहला चक्रवात जिसका नाम था असना। ठीक है, यह अगस्त 2024 में गुजरात के तट से टकराया था। चक्रवात असना का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, जिसका उर्दू में अर्थ होता है स्वीकार किए जाने वाला या प्रशंसा किए जाने वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हर प्रकार से आ सकता है। जो अधिकांश चक्रवाती तूफान बनते हैं वो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और कुछ इक्के दुक्के अरब सागर से भी आपकी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इस साल 2024 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था, वो था आपका रेमल। ठीक है, रेमल, जिसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। इसका अर्थ, रेमल का अर्थ होता है रेत। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर से उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था असना, जिसका नामकरण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। और सबसे लेटेस्ट है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला आपका चक्रवाती तूफान डाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत की 14वीं नंबर की कंपनी, महारत्न कंपनी बनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यह भारत की सरकारी स्वामित्व वाली, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरो स्पेस और रक्षा फर्म है। यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो कि एरो स्पेस से संबंधित, डिफेंस से संबंधित एक कंपनी है, एक फर्म है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1940, 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में। यह विश्व की सबसे पुराने और सबसे बड़े एरो स्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। ठीक है, सबसे पुराना है नहीं बोला जा रहा है, विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरो स्पेस और रक्षा निर्माता कंपनियों में से एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, यह मुख्य रूप से एरो स्पेस गतिविधियों में संलग्न है और वर्तमान में विमान डिजाइन, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन
और उनके प्रतिस्थापन भागों का के निर्माण तथा उत्पादन में शामिल है। यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो आपका विमान का निर्माण होता है, विमान की जो डिजाइनिंग होती है, जो आपके लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जो आपके निर्माण होते हैं, जेट इंजन के जो निर्माण होते हैं, उनके प्रतिस्थापन भागों यानी कि उनके पार्ट्स की जो डिजाइन होती है, ये सारे कार्य आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किए जाते हैं। इसे हाल ही में 14वें नंबर का महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट है, इस क्रमांक को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा भारत में 14वें नंबर का महारत्न कंपनी कौन सा है, तो वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के मापदंड क्या होने चाहिए? सबसे पहला है कि जिस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है उसे पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, एक होता है मिनी रत्न, उससे बड़ा होता है नवरत्न और सबसे बड़ा होता है महारत्न। तो जिस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा उसका कंडीशन है कि पहले से वह कंपनी नवरत्न, उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, विगत 3 सालों में, विगत 3 वर्ष में उसका औसत वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए पिछले 3 सालों में। ये सारे कंडीशन फुलफिल होगा तभी उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर ध्यान देना, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। यानी जो कंपनी जिसे महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है उसकी वैश्विक उपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। यानी कि केवल भारत में ही नहीं, उनका जो है संचालन विदेशों में भी होना चाहिए, यानी कि विदेशों में भी उसके सामान एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ वैश्विक उपस्थिति भी होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है उसे लोग जानते हो, उसे अन्य देश में जो है इसकी पहचान होनी चाहिए। सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। जो हमारे देश का जो आपका स्टॉक मार्केट है उसमें यह कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, तब जाकर के उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है। तो ये सारे मापदंड के बाद ही किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। और हाल ही में भारत के 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है इससे। ठीक, अगर हम बात करें कि हमारे भारत में टोटल 14 महारत्न कंपनी कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर पर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका 3 यूनिट हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी जमनीपाली। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे ओएनजीसी के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म तो बहुत कम पता होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में से आप में से अधिकांश लोग इनका नाम जानते हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका 1 यूनिट हमारे भिलाई स्टील प्लांट में भी है, यानी कि भिलाई मौजूद है, भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है HPCL, सब आप पेट्रोल भरवाते हैं, IOCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर है गेल, GIL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड के नाम से जानते हैं। 13वें नंबर का है आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। और 14th नंबर का बना है हॉल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे, पिक्चरों में भी देखे होंगे या टीवी सीरियलों में देखे होंगे, जब कभी भी कोर्ट का सीन आता है तो वहां पे जो जज रहते हैं, जो जस्टिस रहते हैं, उनके साइड में न्याय की देवी की एक मूर्ति खड़ी होती है। ठीक है, उस मूर्ति में अब परिवर्तन किया गया है। पहले की मूर्ति अगर आप देखेंगे तो पहले की मूर्ति कुछ इस प्रकार से थी, जो कि ब्रिटिश काल से चली आ रही थी। व्हाइट कलर की एक महिला की प्रतिमा थी, जिसके हाथ में तराजू था, दूसरे हाथ में जो है तलवार हुआ करता था, और आंख में पट्टी बंधी हुई थी। अक्सर आप सुने होंगे कि कानून की देवी अंधी है। ठीक है, कानून के आंख में पट्टी बंधी हुई है, ये वही पट्टी थी।
लेकिन जो नई प्रतिमा जो स्थापित की गई है उसमें भारतीय परिधान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। इसमें जो कपड़े थे ये कपड़े कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड थे, क्योंकि ब्रिटिश काल से ये चले आ रहा था। अभी जो नई मूर्ति स्थापित की गई है, इस नई मूर्ति का अगर आप देखेंगे, इनका परिवेश देखेंगे तो यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान धारण किए हुए है। ठीक, साथ ही साथ दायां हाथ समाज के बराबरी प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया है। अगर आप इस तराजू को देखेंगे तो कई ए थोड़ा सा आपका डाउन है, ये अप है, लेकिन जो नई प्रतिमा है उसमें बराबर में तराजू है, यानी समाज में बराबरी का प्रतीक को यह दर्शाता है। जहां पुरानी प्रतिमा में आपके बाएं हाथ में तलवार था, वहीं बाएं हाथ में अब तलवार के स्थान पर संविधान का किताब यहां पर रखा गया है। आंख में जो पट्टी बंधी हुई थी, आंख की पट्टी को हटा दिया गया है और मूर्ति सफेद रंग की है, जो कि सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है। ठीक, तो ये परिवर्तन किए गए हैं। तराजू को जो है लेवल अप किया गया है, बराबर में रखा गया है, आंख की पट्टी हटाई गई है, तलवार के स्थान पर संविधान का किताब रखा गया है, और जो वस्त्र है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में इसे रखे रहना, हो सकता है कि कहीं कोई क्वेश्चन बन जाए। तराजू किस हाथ में है? तराजू दाएं हाथ में, राइट हैंड में है, और संविधान किताब किस हाथ में? बाएं हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड में है। इसे भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक और पहली ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक, अब यह है क्या? सबसे पहले इस पर ध्यान देना। 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक, इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहां हुआ? रूस के कजान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। 16वें ब्रिक्स शिखर बैठक या 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? रूस देश के कजान में इसका आयोजन हुआ। और मेजबानी किसने की इस ब्रिक्स सम्मेलन की? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है इसकी मेजबानी की। विषय क्या था इस ब्रिक्स सम्मेलन का? निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस आपके शिखर बैठक का मुख्य विषय या उद्देश्य था। ब्रिक्स में शामिल देश की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स BRICS दुनिया के 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था, B से ब्राजील, R से रशिया, फिर I से इंडिया यानी कि भारत, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है, के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है ब्रिक्स, और इन्हीं को मिलकर बना है आपका यह ब्रिक्स। इसकी जो अगली बैठक है, यानी कि अभी जो बैठक हुई आपकी 2024 की 22 से 24 अक्टूबर के मध्य, अब इसकी अगली बैठक आयोजित होगी ब्राजील में। इस साल आयोजित हुआ रशिया में, अगले साल आयोजित होगा आपका ब्राजील में, जो कि 17वीं ब्रिक्स शिखर बैठक होगी। ठीक है, 16वें नंबर की रूस के कजान में आयोजित हुआ, 17वें नंबर का आयोजित होगा आपके ब्राजील में। ठीक, इसको भी याद रखना कि अगला कहां आयोजित होने वाला है और इस बार का कहां पर आयोजित हुआ। अब यहां पर बात हो रही है पहली ब्रिक्स आउटरीच या ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक की। अब ये है क्या? यहां ध्यान देना, इसी शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स प्लस लाया गया। अब ये ब्रिक्स प्लस है क्या? 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान 13 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश। इससे पहले पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई थी, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया शामिल थे। इनके आने के बाद ब्रिक्स प्लस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यानी जो इनके देखिए मुख्य रूप से तो ये 5 देश शामिल है, पार्टनर देश बनाए गए हैं अलग से 13, और जो 13 पार्टनर देश बनाए गए हैं उन्हें नाम दिया गया है क्या? ब्रिक्स प्लस। ठीक है, कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ये 7 मुस्लिम बहुल देश। और इससे पहले शामिल किए गए थे आपका सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। तो ये जो देशों का समूह है इसे नाम दिया गया है ब्रिक्स प्लस। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी जिसे IFFI के नाम से भी जाना जाता है, 2024 20 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक
55वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में होगा। वर्ष 1992 से इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि गोवा में आयोजित होने वाला इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कौन सा संस्करण है? तो 55वें नंबर का संस्करण है। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन या इसकी मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जा रही है? तो गोवा के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1992 से इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। कंट्री ऑफ फोकस, इस साल इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया है। इतने को कम से कम याद रखना। जब ये फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा तब इससे रिलेटेड और भी कुछ नए डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये है आपका IFFI, कुछ इस प्रकार से इसका आपका लोगो बनाया गया इस साल का। नेक्स्ट देखिए, डिटेल्स ऑफ विनर्स अंडर वेरियस कैटेगरी ऑफ 5th नेशनल वाटर अवार्ड, 5वां जल अवार्ड। ठीक है, जल, वाटर, जल के संरक्षण, जल के प्रबंधन के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ठीक है, राज्यों की कैटेगरी है, जिलों की कैटेगरी है, पंचायत की कैटेगरी है, वैसे अलग अलग कैटेगरी है। हमारे लिए फिलहाल 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि जल के संरक्षण एवं प्रबंधन के आधार पर अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 5वां जल अवार्ड 2023 अभी चल रहा, क्या है अभी चल रहा है 2024, लेकिन ये अवार्ड 2023 का है। ठीक, बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा को जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है, पहले पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। ठीक, बेस्ट स्टेट यानी कि आपके सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के मामले में। और थर्ड नंबर पर संयुक्त रूप से दिया गया है आपका पुडुचेरी और गुजरात को। पुडुचेरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और आपका गुजरात, दोनों ज्वाइंट विनर है और थर्ड पोजीशन पर है। उसके बाद बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सर्वोत्तम जिले का पुरस्कार दिया गया है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को, साउथ जोन की श्रेणी में। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट सेकंड प्राइज नहीं है, अलग अलग श्रेणी में टॉप पोजीशन पर है। साउथ जोन में है आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट जोन में पहले नंबर पर है आपका धलाई त्रिपुरा। उसके बाद नॉर्थ जोन ज्वाइंट में है आपका बांदा उत्तर प्रदेश और गडराबल जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ जोन में ज्वाइंट में है। उसके बाद वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश का इंदौर टॉप में है। ईस्ट जोन में आपका बलांगीर उड़ीसा ये टॉप में है। अब हम बात करते हैं बेस्ट विलेज पंचायत, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की अगर हम बात करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर है पुलामपारा, जो कि आपका केरला का है। ठीक है, ये बड़ा नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो रहा है, बस गांव का नाम याद रखिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मासूल पानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मासूल पानी सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर बाकी आप आगे नाम देख सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ का कांकेर जिले का मासूल पानी बेस्ट विलेज पंचायत के कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर रहा, सेकंड नंबर का इसे अवार्ड मिला है। ठीक, तो एक नजर में देख लेना कम से कम ये बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला। उसके बाद अलग अलग जोन से तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, बाकी बेस्ट विलेज पंचायत में हमारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मुसाल पानी सेकंड पोजीशन पर रहा, इसे कम से कम याद रखना। नेक्स्ट देखिए, 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन, अरे ये बाहर कैसे आ गया, वेट कीजिए, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट ना। हाँ देखिए, थोड़ा सा कुछ ग्लिच हो गया था। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर नहीं, 2 साल बाद की बात हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम 2026 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के मध्य स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसका आयोजन होगा।
देखिए कोई छोटा मोटा गेम्स नहीं है। इस गेम्स की मेजबानी सौंपने के साथ साथ उन्हें कुछ समय भी दिया जाता है खेल से संबंधित अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। इसलिए 2 साल पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इसका जो आयोजन है ये कहाँ होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें शामिल खेल है, टोटल 10 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और आपका बास्केटबॉल इसमें शामिल है। ये चर्चा में क्यों आया, देखिए 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलॉन और आर्चरी को बाहर कर दिया गया है। तो विवाद में क्यों रहा, क्योंकि यही मेन खेल है जिसमें भारत मेडल जीतता है। जैसे बैडमिंटन में हमारे बहुत सारे स्टार प्लेयर्स के नाम आप जानते हैं, शूटिंग में हमारे मेडल आते हैं, क्रिकेट का तो बोलबाला है हमारे भारत में, हॉकी में भी भारत मेडल जीत रहा है, उसके अलावा कुश्ती, रेसलिंग में भी भारत मेडल जीता है, आर्चरी यानी कि आपके धनुष बाण वाले खेल, इसमें भी आपका भारत मेडल जीतता है। तो जिसमें अधिकांश जो खेल है ये इसमें भारत मेडल ला रहा है और ये सारे खेलों को जो है अगले कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है। इस कारण से चर्चा में रहा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां होने वाला है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। यहां पे महिला कीजिएगा, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जिसका आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर 2024 के मध्य। इसकी मेजबानी सौंपी गई थी बांग्लादेश और यूएई को। प्रारंभ में इसकी मेजबानी सौंपी गई थी बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश में जो अशांति व्याप्त है राजनीतिक कारणों से, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। उस कारण से बांग्लादेश से हटा करके इसकी मेजबानी सौंपी गई बाद में किसे, यूएई को। प्रारंभिक मेजबानी दी गई थी बांग्लादेश को, बाद में दे दी गई यूएई को। इस आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में टोटल 10 टीमें शामिल थी। कौन कौन सी, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड। ये 10 महिला क्रिकेट टीम शामिल थी। फाइनल मैच खेला गया न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य। फाइनल मैच जो स्टेडियम में खेला गया उसका नाम है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यूएई, ठीक। विजेता रही न्यूजीलैंड, उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका। न्यूजीलैंड महिला टीम जो व्हाइट फर्न्स के उपनाम से भी प्रसिद्ध है, इसे भी याद रख लेना। तो आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में विजेता टीम कौन सी रही, वो रही आपकी न्यूजीलैंड, ठीक है। तो टोटल 10 टीमें शामिल थी। प्रारंभ में इसके आयोजन की मेजबानी सौंपी गई थी बांग्लादेश को, बाद में इसका आयोजन हुआ आपके यूएई में, ठीक है। ये सारे फैक्ट को भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई विजया राहटकर, ठीक। विजया किशोर राहटकर को आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है। अगर क्रमानुसार देखिए तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के यह 9वीं अध्यक्ष होगी, ठीक। इनसे पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा के स्थान पर इन्हें जो है आपका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष आयु तक होगा, जो भी पहले आए, ठीक है, नियुक्त की गई है। यानी कि अगले 3 साल के लिए यह अध्यक्ष बनी रहेगी या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण होता है, ठीक है, ये इनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए टेस्ट में 9000 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन कौन है। हाल ही में विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगर इससे पहले की हम बात करें तो इससे पहले सचिन तेंदुलकर जिन्होंने टेस्ट में 9000 से ज्यादा रन बनाए, राहुल द्रविड़ जिन्होंने 9000 से ज्यादा रन बनाए, उसके बाद है सुनील गावस्कर और 4th नंबर पर है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच में कुल 15,921, राहुल द्रविड़ ने 13,265, सुनील गावस्कर ने 10,122 और विराट कोहली ने अभी हाल ही में 9,017 रन बना करके इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सबसे पहला चीज बृहस्पति ग्रह का चांद जिसका नाम क्या है, यूरोपा। प्रश्न यही पूछा जाएगा, यूरोपा चांद या यूरोपा मून किस ग्रह का चंद्रमा है।
तो यह बृहस्पति का चंद्रमा है जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाश करने के लिए नासा ने 14 अक्टूबर को यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है, चंद्रमा के ही नाम पर इसका नाम रखा गया है, यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इलॉन मस्क की कंपनी, आप सभी जानते होंगे ट्विटर को उन्होंने जो है अपने अधिकार में ले लिया है, एक्स नाम उसका रखा है, उनकी कंपनी है आपका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स वो प्राइवेट सेक्टर की है, उसके साथ सहयोग, उसके साथ जो है नासा ने प्राइवेट सेक्टर के एलन मस्क की स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से इस यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यूरोपा क्लीपर 11 अप्रैल 2023 को ठीक है, 11 अप्रैल 2030 को, अभी चल रहा है 2024, 6 साल बाद 11 अप्रैल 2030 को बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। यह मिशन 6 साल का होगा और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। इसके जरिए वैज्ञानिक बृहस्पति के चांद पर मौजूद समुद्र की गहराई का पता लगाया जाएगा। यानी कि इस यूरोपा चंद्रमा में क्या है, समुद्र है जिसकी गहराई का पता लगाने के लिए यह मिशन भेजा गया है। तो याद रखना बृहस्पति के चंद्रमा का नाम क्या है, यूरोपा, जहां पर अभी हाल ही में स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। बृहस्पति का केवल एक चंद्रमा नहीं है हमारे पृथ्वी की तरह, हमारे पृथ्वी का तो केवल एक चंद्रमा है, लेकिन बृहस्पति के 80 से ज्यादा चंद्रमा है। बृहस्पति के 80 से ज्यादा चंद्रमा है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, देखिए बृहस्पति अहम क्यों है। बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें 80 से ज्यादा चंद्रमा है। इन 80 से ज्यादा चंद्रमा में से एक है यूरोपा। इनमें से कुछ चंद्रमा में बड़ी मात्रा में पानी है जो कि जीवन जीने के लिए काफी अहम है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जब 12 साल बीतता है तब बृहस्पति ग्रह का एक चक्कर पूर्ण होता है। बृहस्पति का एक साल हमारे पृथ्वी के 4333 दिन के बराबर होता है। और साथ ही साथ यहां पे ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से बृहस्पति 318 गुना बड़ा है। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सन, ये छोटी सी हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है आपका बृहस्पति। तो यूरोपा किस ग्रह का चंद्रमा है, बृहस्पति का चंद्रमा है। ठीक है, यूरोपा क्लीपर मिशन या स्पेसक्राफ्ट किस ग्रह के अध्ययन के लिए या किस ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया है, तो बृहस्पति के चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, हमारी भारत की के चेयरमैन एस सोमनाथन को इटली के मिलान में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से नवाजा गया इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन को। ठीक है, एम सोमनाथ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। देखिए, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसे चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर खोज के लिए लॉन्च किया गया था और इसी चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 के रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए ही उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 16 राज्यों में 417 विधानसभा सीटों पे होने वाले हैं उपचुनाव। अभी जो है कुछ समय बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जो अन्य राज्य है, अन्य राज्यों में उपचुनाव होंगे, यानी कि जहां पे जो है आपकी विधानसभा सीटें खाली है। फॉर एग्जांपल हमारा छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा के, जिसमें से एक सीट खाली है। कौन सा, रायपुर दक्षिण, जहां पे बृजमोहन अग्रवाल जी थे, वो अब बन चुके हैं सांसद। ठीक है, तो अब जो सीट खाली है वहां पर उपचुनाव होने वाला है।
तो इसे भी थोड़ा सा याद रख लेना एक ओवरव्यू के तौर पर। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड में, महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए, झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका लाइट कलर में है, ये यहां पर होने वाला है विधानसभा चुनाव, और बाकी ये जो डार्क कलर में है यहां सभी पर होने वाला है क्या, उपचुनाव। जो सीट रिक्त है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है बैलन डी ओर पुरस्कार 2024। स्पेन के रोड्री जो कि मैनचेस्टर सिटी क्लब और स्पेन की तरफ से खेलते हैं, और एताना बोनमती जो कि बार्सिलोना क्लब और स्पेन, यानी कि दोनों स्पेन के ही खिलाड़ी हैं। इन्हें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पहले जो पुरुष कैटेगरी है ना, इसमें अधिकांश जो यह अवार्ड मिला है ये मिला है मेसी को। देखिए, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पिछले साल 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता था। मेसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी अवार्ड जीता है। बैलन डी ओर एक सालाना अवार्ड है जो कि फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पिछले साल का जो अवार्ड है वो किसने जीता था, लियोनेल मेसी ने जीता था। इस साल किसने जीता है, स्पेन के रोड्री ने। तो कम से कम ये जो मेल कैटेगरी है इसका नाम याद रखना, उसमें रोनाल्डो का भी नाम होगा, उसमें मेसी का भी नाम होगा, एक और नाम जोड़ देगा और एक रोड्री का भी नाम होगा। तो रोड्री ने इस साल बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, और फीमेल कैटेगरी में एतेना बोनामती इसने जीता है, और दोनों के दोनों स्पेन के फुटबॉल प्लेयर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्वावलंबन 2024। हाल ही में स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ जो कि 28-29 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन किया गया नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा। इसका थीम था, देखिए ये जो स्वावलंबन है ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। इसका थीम था भारतीय नौसेना की सामुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। इस सेमिनार का मुख्य थीम था। इसमें प्रदर्शनी के तौर पर लगाई गई थी वायु और सतह चौकसी, सतह में स्वायत्त शासी प्रणाली, आकाशीय और पानी के नीचे का क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। यानी कि सीधे सीधे तौर पर यह नौसेना की एक प्रदर्शनी थी जिसका नाम था स्वावलंबन 2024। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मिसलिनियस फैक्ट है। जैसे कि पहले नंबर पर है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लिया। तो रानी रामपाल का संबंध किससे है, हॉकी टीम से है। सेकंड, भारतीय स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मेक्सिको के तलाक्सकाला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में महिला रिकवर कंपटीशन में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। ठीक है, यानी कि तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये याद रखना। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। यह ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याणकारी योजना तक उनकी पहुंच सुगम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। असंगठित यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से, और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 नए एयरपोर्ट वर्चुअली लॉन्च किए, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा का महामाया एयरपोर्ट शामिल है, मध्य प्रदेश के रीवा में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। इन तीनों एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया 20 अक्टूबर 2024 को। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वचालित इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया। यह सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का नाम पवन चित्रा रखा गया है। ठीक है, यानी कि एयर क्वालिटी को मेजर करने वाला, जिसका नाम क्या रखा गया है, पवन चित्रा, जिसे लगाया गया है केरल के
तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। इजराइल के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने रूटीन ऑपरेशन के दौरान दक्षिण गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। ठीक है, ये हमास एक प्रकार था, आप इसे समझ सकते हैं, आतंकवादी संगठन के चीफ थे सिनवार। ठीक, तो इसका भी थोड़ा सा नाम याद रख लेना, इंटरनेशनल लेवल पे काफी मुद्दा बना था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अल्जीरिया में मानद डॉक्टरी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन किस देश में इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, इससे हो सकता है कि भूले भटके क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुनगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग, ठीक है, यानी कि पैराशूट पहन करके हवा में जो तैरते हैं, है ना, फ्लाइंग फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग का आयोजन हुआ। तो पहला पैराग्लाइडिंग का आयोजन कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुनगा में। 29 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप CRS ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को देश के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यानी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने तैयार किया है। तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का से संबंधित ऐप कौन सा है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, CRS के नाम से इसे जाना जाता है, जाना जाएगा। इसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेदिक दिवस पर एम्स ऋषिकेश में देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, देश के पहले एयर एम्बुलेंस का नाम क्या है? संजीवनी। देश के पहले एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत कहां की गई? एम्स ऋषिकेश में। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज का विस्तार करते हुए इसमें बुजुर्गों को शामिल किया गया। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, यानी कवरेज बढ़ा करके 70 लाख से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI को 2024 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया। मैगजीन ने वॉशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में SBI को 2024 के बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दिया है। उसके बाद अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसे C295 विमानों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। C295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। तो इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के द्वारा उद्घाटन हुआ है। ये जो आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इसके परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, जो कि C295 विमानों का निर्माण करेगी। तो यहां पर आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।